चलो चलते हैं। देखो भाई आज है 2022, सेट नंबर 3। सबसे पहले चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 6 हैं। 6 में जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है सॉलिड स्टेट का, यानी कि ठोस अवस्था का, जो कि कोर्स में नहीं है तो पहले का खा नहीं आएगा। पहले के खा में चलते हैं। पहले का खा क्या कह रहा क्वेश्चन? पहले का खा क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ इनमें से, कह रहा पहले का खा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा अणु संघ गुणधर्म है। 4 ऑप्शन दे रखा है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशीय गुणन और परासरण दाब। तो हमने पहले भी बताया था जब हमने समपराश्रयी विलयन तुम लोगों को पढ़ाया था पिछले सेट में, तो हमने कहा था समपराश्रयी विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो। और किसके परासरण दाब समान थे? जिनमें अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या समान होती थी। और अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या का समान होना ही क्या कहलाता था? अणु संघ गुणधर्म। यानी कि किसके परासरण दाब समान होते थे? जिनमें अणुओं की संख्या समान होती थी, अर्थात जिनके अणु संघ गुणधर्म समान होते थे। तो हम कह सकते हैं कि परासरण दाब और अणुसंघ गुणधर्म एक ही क्वालिटी, क्योंकि जहां अणुसंघ गुणधर्म समान होते हैं वहां परासरण दाब भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अगर हम कहना चाहेंगे कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है तो कौन सा होगा? परासरण दाब, क्योंकि बात क्या है? एक ही है। तो कह रहा कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है तो चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है? परासरण दाब। तो पहले का खा का चौथा क्वेश्चन, पहले के खा का चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद आ रहा पहले के गा क्वेश्चन में। पहले का गा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले का गा क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ इसमें से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो 4 रिएक्शन ने दे रखा है, कह रहा है इनमें से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो CH3COO C2H5 प्लस का NaOH गिव्स टू C2H5OH प्लस का CH3COO Na। ध्यान रखना इसको कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहली शून्य, अच्छा भैया ये शून्य कोटि की अभिक्रिया पहचानें कैसे? तो इसके लिए प्रैक्टिकली होता है। कोटि की तुम किसी भी तरीके थ्योरी से पहचान नहीं सकते हो, इसके लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके लिए तुमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आणविकता होती तो हम कह सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी, जितनी अभिकारक अणुओं की संख्या वो आणविकता 2 हो सकती थी, पर कोटि नहीं कह सकते हो। तो कोटि के लिए तुमको एग्जाम्पल रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको कई एग्जाम्पल्स किताब के आने चाहिए तभी तुम अभिक्रिया कोटि पहचान पाओगे। तो पहले के गा का कौन सा ऑप्शन सही है भैया बताओ जरा? चौथा ऑप्शन सही है। चलो भैया इसके बाद आता है पहले का घा क्वेश्चन। पहले का खा और पहले का गा हमने क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद आता है पहले का घा क्वेश्चन। अच्छा भैया पहले का घा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पहले का घा क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक, कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। अच्छा कई बच्चों ने पिछली साल ये पेपर में क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्कोहल कितने होते हैं, ये फार्मूला सबको पता था ग्लूकोज का, तो उन्होंने कहा OH को अल्कोहल बोलते, तो 1 अल्कोहल ये और 4 अल्कोहल ये, टोटल कितने अल्कोहल कर दिए थे? 5। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन में अल्कोहल नहीं पूछ रहा है, प्राथमिक अल्कोहल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्राथमिक। अगर बोलता है ग्लूकोज में कितने अल्कोहल है टोटल तो 5 है, ठीक है। पर इसमें कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल हैं, तो हमेशा ये वाला अल्कोहल जो होता है ये प्राथमिक अल्कोहल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी PCl5 की क्रिया होती है तो हमेशा यहीं पर होती है। तो अल्कोहल तो 5 होते हैं, बस प्राथमिक अल्कोहल यानी कि उसमें से प्रियोरिटी किस अल्कोहल को दी जाती है तो इसको दी जाती है, यही प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। और प्राथमिक अल्कोहल कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 नहीं सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया बताओ जरा? इसमें होगा पहला, घा का पहला 1 अल्कोहल होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें किसी कोई समस्या है? इसके बाद आता है पहले का अंगा क्वेश्चन और कह रहा है हेलो फॉर्म अभिक्रिया बताओ। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? तो हमने लास्ट टर्न पे हेलो फॉर्म अभिक्रिया का क्या लिखवाया था? संकेत लिखवाया था। और संकेत में क्या लिखवाया था तुमको पता होना चाहिए। हमने बताया था हेलो फॉर्म जो अभिक्रिया होती है वो होती है RCOCH3 प्लस का 3H2 प्लस का 4NaOH। और यहाँ पर बनता क्या है भैया बताओ जरा? RCOO Na बनता है ना, प्लस का 3NaI बनता है, प्लस का 3H2O बनता है और फिर CHX3 भी बनता है, CHX3 भी बनता है और 3H2O भी बनता है। ठीक है, ये होती है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। और लास्ट टर्म में हमने इसका क्या लिखवाया था भैया? संकेत भी लिखवाया था। अगर तुमको पता हो तो हमने इसका संकेत भी
लिखवाया था। ठीक है, तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया पूछ रहा कौन सा है, तो कह रहा है हेलो फॉर्म अभिक्रिया में कौन सी लेनी जरूरी है, तो देखो ये COCH3 ग्रुप लेना जरूरी है। यहाँ 3H2O भी कर सकते हो, पूरी कंप्लीट हेलो फॉर्म अभिक्रिया लिख सकते हो, ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया होती है। और ऑप्शन में आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है, RCOCH3, RCOCl, RNO2, RNH3। तो RCOCH3 देता है, कौन देता है, RCOCH3। ये होती है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ये है पहले का अंगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है पहले का चा क्वेश्चन। पहले का चा क्वेश्चन क्या होता है भैया, देखो अब कह रहा है, बात को समझो, कह रहा कार्बिल अमीन अभिक्रिया देती। पर पिछली बार भी ऐसा कार्बिल अमीन का अभिक्रिया आया था और कुछ पूछा था। 2 सेटों में लगातार कार्बिल अमीन अभिक्रिया पूछी जा चुकी है और पिछली बार भी कार्बिल अमीन आया था। किसको पता है कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है भैया, बताओ जरा। देखो पहले का कार्बिल अमीन अभिक्रिया में सबसे पहले तो ये होती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया की। अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, कह रहा कार्बिल अमीन अभिक्रिया बताओ। तो ये होती है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ठीक है, अब हमको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर H2 कर दूँ। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या बन रहा है। पिछली बार भी एक कार्बिल अमीन अभिक्रिया का शायद ऐसे कुछ दिया था, कह रहा है इसमें क्या बन रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या बन रहा है, तो देखो NC, हमने कहा था कभी भी CN लिखा हो तो इसे साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, और NC लिखा हो तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो इसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है। तो इसका अगर पहले का चा क्वेश्चन देखो तो कौन सा बने होगा, ऑप्शन 3 होगा। कह रहा आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, चलो ऑप्शन चौथा। ठीक है, पहले का चा का चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन सही है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है ठोस में बिंदु दोष। ये भी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का क्वेश्चन तो नहीं करना है। दूसरे का खा में आते हैं, कह रहा परासरण तथा विसरण में अंतर बताओ। तो देखो परासरण और विसरण में अंतर, हालांकि इसका तुमको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसी जब ये वीडियो एडिट होगा। परासरण तथा विसरण में अंतर, तो परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है, बात को समझो। परासरण क्या होता है, तो हमने बताया था परासरण क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब हमने तुमको पिछले सेट में परासरण समझाया था तो हमने ये बताया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। जैसे यहाँ पर है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और इसमें क्या होता है, यहाँ पर कम सांद्रता वाला विलयन भरते हैं, यहाँ पर क्या भरते हैं, ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन भरते हैं। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह कहाँ होता है, हम कहेंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। तो एक तो इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह कहाँ होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। जबकि विसरण की क्रिया में ऐसा नहीं होता है। विसरण की क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गैस है, इस गैस में यहाँ पर एक गैस है और इस रूम में गैस छोड़ी गई, तो अब इस गैस को फैलने के लिए कोई भी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है या कोई भी माध्यम नहीं है, ये अपने मन से विसरित होगी। तो जब भी कोई चीज़ विसरित होती, कोई भी चीज़ फैलती, चाहे गैस हो, चाहे कोई सॉल्यूशन हो, चाहे हमने किसी सॉल्यूशन में कोई पाउडर घोला हो या कोई सॉल्यूशन डाला हो, अपने मन से विसरित हो रही हो, तो विसरित होने का मतलब होता है फैलना। उसके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है, वो बस फैल रही है। गैस को हमने रूम में छोड़ा तो वो फैल रही है। कोई सॉल्यूशन है हमारे पास पानी का, उस पानी में हमने कोई कुछ डाला, दूध अपने मन से मिला दिया, तो दूध हम घोल नहीं रहे, वो अपने मन से फैल रहा है और ना उसके में कोई बीच में कोई माध्यम है। तो अगर कोई चीज़ आपस में मिल रही है, कोई चीज़ फैल रही है
और उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और इसमें हम क्या, ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा मतलब इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, इसमें हमने कहा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, और इसमें हमने कहा कि विसरण बस होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ तुम नहीं कह सकते हो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता हो, या ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, और इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। जब हमने पराशर दाब बताया तो हमने बताया था इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। जब क्या जरूरी नहीं कि विलायक का हो, पूरे के पूरा का विलयन का ही हो जाए, का विलय का भी हो जाए, तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है। तो पराशर और विसरण में यही अंतर है। और बाकी तुमको पराशर और विसरण की जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है, अंतर बाकायदा तुम्हारे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे तुम्हारे स्क्रीन पे। चलो अगला है दूसरे का खा क्वेश्चन। अगर तुम्हारा हो गया हो तो फिर चलते हैं दूसरे के गा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विशिष्ट चालकता और मूलक चालकता में अंतर बताओ। तो दूसरे के गा क्वेश्चन में चलते हैं, विशिष्ट चालकता और मूलक चालकता में अंतर। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखो हमने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट विलयन ले लें, और उसमें हमको पता है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयन्स जरूर होंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयन्स का प्रवाह हो रहा है तो उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। पर यह भी पूरी थ्योरी नहीं है। पूरी थ्योरी क्या होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट विलयन का प्रवाह, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में ये जो आयन है इनका प्रवाह हो रहा हो, पर पूरे विलयन में ना हो रहा हो। अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की, किसकी, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन, यहाँ से हम कितना विलयन केवल उठा ले, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में हम आयनों का प्रवाह देखें, यानी कि अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयन किस दर से प्रवाह हो रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। हमको ये पता, अगर हमने यहाँ विलयन 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया है और अगर हमने विलयन इलेक्ट्रोलाइट उठाया है, अगर इलेक्ट्रोलाइट विलयन हमने उठाया तो इसमें आयन जरूर होंगे, और आयन जरूर होंगे तो इसमें प्रवाह भी कर रहे होंगे। तो बस हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयनों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसको हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा बराबर क्या होता है, Cl/A। तो पहला पॉइंट हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसका फार्मूला लिखेंगे। मूलक चालकता क्या होता है, सेम डिफिनेशन होती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट विलयन होते हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट विलयन होगा तो भैया यहाँ पर भी आयन्स होंगे, यहाँ पर भी आयन्स फ्लो कर रहे होंगे। पर जैसे यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन उठाया है, यहाँ हम क्या उठाएंगे, 1 मोल सांद्र विलयन उठाएंगे, 1 मोल सांद्र इलेक्ट्रोलाइट विलयन उठाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पर 1 मोल सांद्र इलेक्ट्रोलाइट विलयन उठाया है और अगर हम उसमें देख रहे हैं कि आयन्स किस दर से प्रवाह हो रहे हैं, तो उसे ही मूलक चालकता कहेंगे। तो हम कहेंगे 1 मोल सांद्र इलेक्ट्रोलाइट विलयन में आयनों के प्रवाह की दर को ही मूलक चालकता बोलते हैं। उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है कप्पा × 10⁻³ M। समझ में आया। तो पहला पॉइंट इसकी डिफिनेशन, दूसरा पॉइंट इसकी डिफिनेशन, और इसका पहले पॉइंट में डिफिनेशन, दूसरे पॉइंट में इसका फार्मूला, पहले पॉइंट में इसकी डिफिनेशन, दूसरे पॉइंट में इसका फार्मूला, और इसका पूरा का पूरा आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का गा हो चुका है, दूसरे का घा क्वेश्चन। तो हम कहेंगे दूसरे का घा जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे उसमें कोर्स में नहीं है, कोलाइड है, ये भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठोस अवस्था में कोलाइड जैसा टॉपिक आता था, तो ये दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ, ये भी तुम लोग उतार सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इकाई सहयोग संख्या, फिर ये सॉलिड स्टेट का, तो तीसरे का नहीं करना है, तीसरे के खा क्वेश्चन में हो, ठीक है। तीसरे का खा क्या कह रहा है, कह रहा IUPAC नाम बताओ। तो पहला इसका IUPAC नाम भैया बताना है।
बताओ कौन बताएगा इसका IUPAC नाम। चलो सबसे पहली बात तो जब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये उदासीन है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है तो हम इसको उदासीन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी बात समझो, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है उसकी IUPAC बनाने के लिए आता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो 4 लिखा है तो 4 को क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं, निकेल। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालेंगे तो 0 ही निकलेगी क्योंकि Na की निकालनी है, सी कार्बोनिल की क्या होती है, 0 होती है तो 0 ही होगी। ये अगर हम Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो x + 0 × 4 = 0, तो क्या निकलेगी x की, 0 ही निकलेगी। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 0। ये हो गया इसका IUPAC नाम, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। बात समझ में आया। चलो अब दूसरी IUPAC देख लो। दूसरी IUPAC क्या है, दूसरी IUPAC है K2ZnOH⁴, ठीक है। दूसरी IUPAC देखो, दूसरी IUPAC कैसे करते हैं। अब इसमें भैया देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों है तो अब सबसे पहले हमको तोड़ना पड़ेगा, इस IUPAC को अलग ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें केवल ब्रैकेट था और इसमें ब्रैकेट के बाहर कोई एक कंपाउंड भी, एक एलिमेंट भी दे रखा है। तो अब ये परफेक्ट IUPAC है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हमको पता होना चाहिए कौन कैटायन है कौन एनायन है। इसको तोड़ेंगे, प्लस और माइनस में कैसे तोड़ेंगे तो हमने बताया था IUPAC करने का तरीका। जो ब्रैकेट है इसके बाहर वाला देखो पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में होता है, तो हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो है मेटल, धातु। और अगर धातु है तो प्लस में होगा, और अगर ये प्लस में होगा तो ये किस में हो जाएगा, अपने आप माइनस में हो जाएगा। इतना सफिशिएंट है। हालांकि इसमें 2 प्लस है तो इसमें 2 माइनस होंगे पर उसमें ज़्यादा नहीं चलते। सबसे पहले ये चलते, ये प्लस है ये माइनस में होगा। अब सबसे पहले बनाते हैं प्लस वाले की IUPAC। के है तो के को क्या लिखेंगे, पोटेशियम, तो यहाँ हम लिख देते हैं पोटेशियम, ठीक है। अब इसकी IUPAC बनाएंगे। इसमें किसकी IUPAC बनाते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है जिसे हम लिगेंड कहते हैं, लिगेंड की IUPAC बनाते हैं। तो लिगेंड कितना है, 4 दे रखा है। अच्छा, प्लस वाले की IUPAC बनाने के बाद हल्का सा गैप देते हैं। गैप देने के बाद अब लिगेंड की IUPAC बनाएंगे। लिगेंड 4 है तो हम लिखेंगे टेट्रा। और OH है, अगर OH प्लस में होता तो हाइड्रोक्साइड होता, पर अगर माइनस में है तो क्या हो जाए, हाइड्रोक्साइडो, तो हम कहेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। लिगेंड की IUPAC बन गई। अब बनाएंगे किसकी, इसकी IUPAC बनाएंगे सेंट्रल मेटल आयन की। तो इसको क्या लिखेंगे भैया बताओ जरा, जिंकेट। क्या लिखेंगे, जिंकेट, तो हम लिख देंगे जिंकेट। अब क्या करेंगे भाई, अगर पॉजिटिव में होता है Zn तो क्या लिखते हैं, जिंक, पर निगेटिव में तो क्या लिखेंगे, जिंकेट। अब लिखेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो भैया हम ऊपर निकाल के दिखा रहे हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं, x प्लस इसकी पोटेशियम की 1 होती है और है कितने पोटेशियम, 2, तो 2 × 1 प्लस OH की -1 होती है और है कितने, 4 = 0। तो अगर यहाँ से ये तुम ये समीकरण सॉल्व करो तो हम इस समीकरण को यहाँ सॉल्व करके बता रहे, 2 + x - 4 = 0। -4 से -2 घटाओगे, x - 2 = 0। x बराबर कितना निकला, 2। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर x मानी थी, x का मान 2 निकला। यानी कि हम कहेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकली, 2। तो अगर 2 निकली तो यहाँ जिंकेट के आगे क्या रख देंगे, 2। बात समझ में आई। इसकी IUPAC कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने लिखा पोटेशियम, फिर गैप दिया, फिर टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, फिर जिंकेट, और फिर जिंकेट क्या है, सेकेंड, तो जिंकेट सेकेंड। ये हमारी दोनों IUPAC बन गई है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तेरा मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। अब इससे ज़्यादा तुम लोग घटिया क्वेश्चन क्या ही पाओगे अपने अनसॉल्व के क्वेश्चन में। तो देखो भैया, तीसरे का गा क्वेश्चन, तीसरे का गा क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन का क्या कार्य है। तो भैया कितनी बार बताएं कि जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था प्रोटीन का क्या कार्य है। तो सबसे पहले तो जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का, हमने बताया कि जो हमारा शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और चूंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर की जो सूक्ष्म इकाई है, जो प्रारंभिक इकाई है, जो प्राथमिक इकाई है, उसको क्या बोलते हैं भैया बताओ जरा, कोशिका भी बोलते हैं। तो उसी कोशिका की जो रिपेयरिंग करता है,
उसी कोशिका की जो मरम्मत करने का काम करता है वो कौन करता है? प्रोटीन करना है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कोशिका की मरम्मत का कार्य, कोशिका की मरम्मत का कार्य या नई कोशिका का निर्माण का कार्य। तो इन दोनों का कार्य क्या करता है? प्रोटीन कार्य करता है। तो कोशिका की मरम्मत का कार्य और नई कोशिका की निर्माण का कार्य, दोनों का ही कार्य प्रोटीन करता है। अब हमको पता है कोशिका का अगर कार्य करता है तो ऊतक का भी कार्य करता है, क्योंकि ऊतक कैसे मिलकर बनते हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो हम लोग दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ऊतकों की भी मरम्मत या ऊतकों के भी निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? तो भैया अगर हमारे शरीर में कभी कार्बोहाइड्रेट या वसा नहीं होगा तो हमें एनर्जी देने का भी काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का भी काम करता है। पर कब काम करेगा प्रोटीन ऊर्जा देने का? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा नहीं होगी। अगर कार्बोहाइड्रेट वसा है तो ऊर्जा हमें मिल ही जाएगी, पर जब नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में प्रोटीन ऊर्जा देने का भी काम करेगा। बात तुमको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और चौथा जो है वो खून का पीएच मान भी हमारा जो रखता है वो ठीक ठाक रखता है, जो हमारे ब्लड के लिए